दुनिया के रहस्यमयी समाज या कह लीजिए सीक्रेट सोसाइटीज। हमारी इस दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब के करीब पहुंच ही चुकी है। दुनिया के ये अरबों लोग अलग अलग नजरियात, धर्म और मान्यताओं पर विश्वास रखते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नजरियात और थ्योरीज रहस्यमयी और बहुत ही खास समझे जाते हैं। यानी इन रहस्यमयी समाज के लोगों के पास कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जो मेरे और आपके जैसे आम दुनिया के लोगों के पास बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग अपनी मान्यताओं और रस्म रिवाज को छुपा कर रखते हैं और अलग तरह की सियासत या अलग अलग संगठनों के जरिए इन पर अमल करते हैं। इन्हीं रहस्यमयी संगठनों के बारे में ही पूरी दुनिया में सैकड़ों कहानियां भी मशहूर है। कहा जाता है कि इनमें से कुछ रहस्यमयी संगठन तो बहुत ही ताकतवर है। पूरी दुनिया में होने वाले हादसे और घटनाएं इन्हीं के इशारों पर ही होती है। यानी ये रहस्यमयी समाज या संगठन जब चाहे तब दुनिया में जो चाहे वो करवा सकते हैं। ये संगठन कौन से हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कैसे काम करते हैं, इनके नज़रियात और मकसद क्या है, दुनिया भर में इनको मानने वाले कितने लोग मौजूद हैं। सालों से इन संगठनों की कहानियां तो सुनाई जा रही है, लेकिन क्या इनमें से कोई संगठन आज मौजूद है भी या नहीं, और वो कौन सा संगठन था जिसकी ऑफिस पाकिस्तान के कराची में भी थी, यही सब आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। नंबर 1, इल्यूमिनाटी। दोस्तों, ये इल्यूमिनाटी दरअसल लातीनी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है रोशन ख्याली यानी खुली विचारधारा। इल्यूमिनाटी नाम के संगठन की शुरुआत 15वीं सदी से होती है, लेकिन उस दौर में संगठन का होना पक्के तौर पर साबित नहीं हो पाया। एक अंदाजे के हिसाब से ये कहा जाता है कि इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के शहर बवेरिया में साल 1776 में हुई थी। कायदे कानून के एक प्रोफेसर एडन बिशॉप ने 4 और लोगों को अपने साथ मिलाकर इस इल्यूमिनाटी नाम के संगठन को बनाया था। कुल मिलाकर मात्र 5 लोगों से शुरू किया गया ये संगठन 1780 में जर्मनी के 6 अलग अलग शहरों तक फैल गया और इसके मेंबर्स की तादाद 60 तक पहुंच गई। जिसके बाद एक और खुफिया संगठन फ्री मैसनरी के कुछ मेंबर्स इल्यूमिनाटी में शामिल हो गए, जिसकी वजह से अब इल्यूमिनाटी संगठन और ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो गया। यहाँ तक कि 1778 तक इसके कुल मेंबर्स की तादाद हजारों तक पहुंच गई। दोस्तों, इल्यूमिनाटी नाम के इस खुफिया संगठन को सिर्फ मालदार, मशहूर और बड़ी शख्सियत ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वजह से इस संगठन को हमेशा से साजिशी नजरियात और प्रोपेगेंडा के साथ जोड़ा जाता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह संगठन दुनिया से सारे धर्मों को, मजहबों को खत्म करके पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन इल्यूमिनाटी नाम के संगठन के बानी एडम बिशप के हिसाब से इस खुफिया समाज का मकसद मुआशरे से तोहम परस्ती, धर्मों के खिलाफ नफरतें और शिद्दत पसंदी को कम करना है। उनकी सोच के मुताबिक वो इस संगठन की मदद से लोगों में धर्मनिरपेक्षता और उदारवादी यानी लिबरल सोच पैदा करना चाहते हैं। ये संगठन सिर्फ 8 सालों तक ही दुनिया के पर्दे पर मंजर आम रहा, क्योंकि साल 1785 में इस संगठन को बवेरिया की सरकार ने एक हुक्मनामा जारी करके बैन कर दिया था। लेकिन बैन हो जाने के बाद भी इस संगठन को लेकर बहुत सारी साजिशी कहानियां और अफवाहें चलती ही रही। साल 1786 में कुछ खुफिया दस्तावेज और कागजात सामने आए जिनके अंदर जालसाजी यानी बड़े बड़े हादसों का प्लान बनाना, खुदकुशी करने के तरीके, जहर बनाने के तरीके और अबॉर्शन के हक में बहुत सारी बातें लिखी गई थी। साल 1784 में ये रहस्यमयी संगठन खत्म हो गया, लेकिन अब भी कुछ लोगों का कहना है कि आज तक ये संगठन अपने खुफिया कोल्ड वॉर जारी रखे हुए है और अपनी तालीमात और मकसदों को अंदरूनी खाना तरीके से फैला रहे हैं। यानी अब तक ये संगठन हूबहू उसी तरह से जारी है जैसे पहले था। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि साल 2019 में वुहान से जो कोरोना वायरस फैला था उसके पीछे भी इसी इल्यूमिनाटी संगठन का ही हाथ था। लॉकडाउन लगवाना और खुलवाना ये सब भी उन्हीं की करनी धरनी थी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या सच में इल्यूमिनाटी जैसी कोई चीज दुनिया में मौजूद हो भी सकती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नंबर 2, फ्री मैसन्स।
हमारी इस लिस्ट में दूसरा बड़ा खुफिया संगठन फ्रीमेसन्स है। दोस्तों, फ्रीमेसन्स या फ्रीमेसनरीज ये दोनों एक ही शब्द है, जिसमें फ्री का मतलब जाहिर है आज़ाद और मैसन्स का मतलब मजदूर या मिस्त्री होता है। इस संगठन की बुनियाद 14वीं सदी में ईंटें बनाने वालों और गिरजाघर या चर्च बनाने वालों से जा मिलती है। साल 1390 की एक नज़म में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन इस संगठन की बाकायदा शुरुआत 1717 में ब्रिटेन के अंदर हुई थी। कुछ ही सालों में ये संगठन ताबड़तोड़ तरीके से चलने लगा और साल 1750 तक न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका और इसके इर्द गिर्द के कई देशों में फैल गया। बुनियाद रखने के अगले 200 बरस के अंदर ही ये संगठन इतना ज्यादा ताकतवर होकर फैलने लगा कि साल 1960 तक फ्रीमेसन्स के मेंबर्स की तादाद 50 लाख तक पहुंच गई। ये संगठन अपने खुफिया कांड और कारनामों की वजह से हमेशा से बहुत ही चर्चा में रहा है। यहाँ तक कि आज भी ये संगठन अपनी तमाम मीटिंग्स खुफिया ही रखता है। खुफिया लॉजेस में होने वाली इन मीटिंग्स में क्या फैसले होते हैं, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। किसी दौर में इनके ये खुफिया लॉजेस दुनिया के कई देशों में मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अब ये संगठन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक ही बाकी रह गया है। इसी फ्रीमेसन संगठन की एक खुफिया ऑफिस पाकिस्तान के कराची में भी थी। 1883 ईस्वी में बनाई गई ये ऑफिस 1983 में यानी 100 साल बाद बैन कर दी गई और पाकिस्तान के अंदर इसके तमाम सियासती कामों पर पाबंदी लगा दी गई। फ्रीमेसन्स नाम का ये संगठन इल्यूमिनाटी संगठन की तरह धर्म के खिलाफ सोच रखने वाला संगठन हरगिज नहीं है, बल्कि कुछ रिसर्च के हिसाब से इस फ्रीमेसन संगठन का मेंबर बनने के लिए एक शर्त भी यही है कि ज्वाइन होने का इरादा रखने वाले मेंबर सिर्फ दुनिया बनाने वाले पर यानी सिर्फ ईश्वर, अल्लाह और भगवान पर ही यकीन रखता हो। इसलिए किसी भी धर्म के लोग इस संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई मुसलमान भी इस संगठन का हिस्सा रह चुके हैं। यहाँ तक कि इन्हीं लोगों में मिर्जा गालिब का नाम भी लिखा जाता है। इसके अलावा मोलहदाना नजरियात रखने वालों को इस संगठन में शामिल नहीं किया जाता। अब क्योंकि इस संगठन के तमाम कांड और कारनामे बहुत ही ज्यादा खुफिया रखे जाते हैं, इसलिए इस संगठन के एजेंडे या मकसद से जुड़ी बहुत ही कम मालूमात मिलती है। यानी ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि आखिर ये फ्रीमेसन्स करते क्या है। इनके ऐसे ही खुफिया कांड की वजह से बहुत सारे देशों ने इन पर पाबंदी लगा रखी है। एक अंदाजे के हिसाब से इसके मेंबर्स की तादाद 20 लाख से लेकर 60 लाख तक है और आज तक ये संगठन जारी है। नंबर 3, स्कल एंड बोन्स। ये संगठन एक सियासी खुफिया संगठन समझा जाता है। अमेरिका के 3 प्राइम मिनिस्टर भी इसका हिस्सा रह चुके हैं। इस संगठन की बुनियाद साल 1832 में अमेरिकी राज्य कनेटिकट में येल नाम की यूनिवर्सिटी के अंदर रखी गई थी। इस संगठन की शुरुआत एक बिजनेसमैन और एक अमेरिकी प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी ने की थी। इन 2 लोगों के अलावा येल यूनिवर्सिटी के 11 ग्रेजुएट लोग भी संगठन की बुनियाद रखने में शामिल थे। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट के द्वारा बनाया गया ये संगठन शुरुआत में बस एक आम सा छोटा सा ग्रुप था। यहाँ तक कि अस्तित्व में आ जाने के तकरीबन 1 साल तक इस संगठन को कोई नाम ही नहीं दिया गया था। फिर जब इस संगठन के कुछ मेंबर सियासत और सरकार की सतह तक पहुँच गए, तब जाकर ये पूरी तरह से एक सियासी खुफिया संगठन बनकर सामने आया। अमेरिका के 3 प्रधानमंत्री जॉर्ज बुश जूनियर, उनके पिता जॉर्ज बुश सीनियर और विलियम हावर्ड के अलावा बहुत से अमेरिकी पार्लियामेंट के मेंबर्स भी संगठन का हिस्सा रह चुके हैं। इसी संगठन से जुड़ी कई रहस्यमयी चर्चाएं भी फैल चुकी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये संगठन CIA को भी हैंडल करता है। इसके अलावा भी बहुत से लोग कहते हैं कि इस संगठन का बहुत से कारनामों जैसे ओपियम ट्रेड, CIA नारकोटिक्स, यहाँ तक कि इसे वियतनाम वॉर के साथ भी जोड़ा जाता है। मतलब वियतनाम वॉर के अंदर भी इसका हाथ था। दोस्तों, शुरुआत में इस संगठन में सिर्फ मर्दों को ही शामिल किया जाता था, लेकिन साल 1992 के बाद इसमें औरतों को भी शामिल किया जाने लगा। ये संगठन हर साल येल यूनिवर्सिटी के 15 ग्रेजुएट्स को अपने अंदर शामिल करता है। इनकी खुफिया मीटिंग एक हॉल में तय की जाती है जिसे टॉम कहा जाता है। नंबर 4, बोहेमियन क्लब। बोहेमियन क्लब सैन फ्रांसिस्को का एक मशहूर खुफिया संगठन है। इस संगठन की शुरुआत करने का मकसद बाहरी तौर पर आर्ट और फन से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा करना था, यानी दुनिया भर के फनकारों को एक जगह जमा करने का था।
लेकिन अपने आगाज के कुछ ही अरसे बाद इस संगठन में बड़े बड़े सियासी, समाजी शख्सियत और आर्मी के बड़े ओहदेदारों के शामिल होने की वजह से इसे एक ताकतवर खुफिया संगठन में बदल दिया गया। इस बोहेमियन क्लब की शुरुआत साल 1872 में अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ये संगठन असल में बस कुछ नौजवान लड़कों का एक ग्रुप था जो हर रोज एक जगह पर इकट्ठे होते थे और अलग अलग मामलात पर चर्चा या डिस्कशन किया करते थे। जल्द ही इस ग्रुप में और भी लोग शामिल होने लगे और ये छोटा सा ग्रुप एक बड़े संगठन में बदल गया। इनकी तादाद सैकड़ों तक जा पहुंची। अब पहले से ताकतवर हो जाने के बाद इन्होंने खुद को बोहेमियन का नाम दे दिया। बुनियादी तौर पर यह ग्रुप शायरों, लेखकों, एक्टर्स और कलाबाजी करने वालों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। थोड़े ही अरसे में इस ग्रुप को दुनिया भर से बड़े बड़े कानूनी अधिकारी, मीडिया और फिल्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी शख्सियत ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये ग्रुप एक खुफिया संगठन के रूप में बदल गया। आज इस संगठन के पास कैलिफोर्निया में 3000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनी इलाका मौजूद है, जहां पर साल के अंदर एक बार मिड समर कैंप का आगाज किया जाता है। इसके अलावा बोहेमियन क्लब के मेंबर्स कुछ खुफिया कांड और कारनामों के अंदर भी शामिल होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर मौजूद हजारों साल पुराने सुर्ख दरख्तों या बहुत पुराने पेड़ों के बीच ये लोग हमजिन्स परस्ती यानी औरत औरत के साथ और मर्द मर्द के साथ घटिया कांड और कारनामों को अंजाम देते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बोहेमियन क्लब के मेंबर्स कफन पहनकर यहाँ पर एक 40 फुट लंबी उल्लू की मूर्ति के पास इंसानों की कुर्बानी करते हैं। नंबर 5, नाइट टेम्पलर्स। दोस्तों, ये नाइट टेम्पलर्स 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी का एक मजहबी संस्कारी ग्रुप था जो क्रूसेड वॉर या सलीबी जंग के दौरान वजूद में आया था। इस ग्रुप का मकसद दरअसल यरूशलेम में इबादत और पूजा पाठ करने के लिए आने वाले ईसाई लोगों की हिफाजत करने का था। इस संगठन की बाकायदा शुरुआत साल 1118 ईस्वी में एक फ्रांसीसी फौजी कमांडर ने की थी, जिसका नाम पूर नाइट्स ऑफ क्राइस्ट एंड द टेम्पल ऑफ द सोलोमन रखा गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद यही फौजी दस्ता नाइट टेम्पलर्स कहलाया जाने लगा। एक धार्मिक ग्रुप होने के नाते जल्द ही न सिर्फ इनकी ताकत में बढ़ोतरी हुई, बल्कि इनके पास बहुत सारी दौलत और तादाद भी आ गई। इनकी बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए उस वक्त के पोप ने इस संगठन को बिलाशुबा एक धार्मिक संगठन के तौर पर तस्लीम कर लिया, यानी मान लिया। साल 1139 में पोप इनोसेंट II ने इन्हीं नाइट टेम्पलर्स के हवाले से एक हुक्मनामा जारी कर दिया, जिस हुक्मनामे के मुताबिक इस संगठन पर किसी भी देश के कानून लागू नहीं होंगे और इस संगठन के मेंबर्स किसी भी देश में बगैर किसी कानून और पाबंदी के घूम फिर सकते थे। इन्हीं हुक्मनामे और कायदे कानून की वजह से ये संगठन दुनिया भर में मशहूर हो गया। एक अंदाजे के हिसाब से 13वीं सदी तक इस संगठन के मेंबर्स की तादाद 2 लाख लोगों तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, 14वीं सदी के अंदर इन नाइट टेम्पलर्स की ताकत और असर और रसूख का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगाइए कि यूरोप के कई मुल्कों में इनकी जायदादें, यहाँ तक कि बड़े बड़े किले भी मौजूद थे। इसी ताकत और दौलत के नशे में चूर होकर ये कई किस्म के गलत कामों में शामिल हो गए। इसलिए साल 1307 में इसके कुछ मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कुछ साल बाद 1312 में उस वक्त के पोप ने नाइट टेम्पलर्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। 2 साल बाद 1314 में संगठन के गिरफ्तार हो चुके मेंबर्स को और ग्रैंड मास्टर्स को आग में जला दिया गया। उसी के बाद नाइट टेम्पलर्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। नंबर 6, बिल्डरबर्ग ग्रुप। दोस्तों, ये बिल्डरबर्ग ग्रुप खुफिया संगठनों में सबसे बड़ा और खतरनाक ग्रुप समझा जाता है। दुनिया में मुख्तलिफ और बड़ी बड़ी जंगें करवाने, दुनिया के बड़े बड़े लोगों को कत्ल करवाने, मरवाने और दुनिया की सारी इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करने के पीछे इसी ग्रुप का नाम लिया जाता है। इस ग्रुप का आगाज साल 1954 में नेदरलैंड के एक होटल द बिल्डरबर्ग में हुआ था। दरअसल इस होटल में यूरोपीय देशों और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में करीबी ताल्लुकात को मजबूत करने की गरज से एक मीटिंग हुई थी
और इसी मुलाकात या मीटिंग के बाद इस ग्रुप ने बकायदा एक संगठन का रूप ले लिया। इस ग्रुप के बनाने वाले के तौर पर पोलैंड के एक सियासतदान या नेता जोसेफ रेटिंगर का नाम लिया जाता है। बिल्डरबर्ग ग्रुप इस वक्त दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर खुफिया संगठन समझा जाता है। इस संगठन में यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े इदारे और बहुत ही अहम शख्सियत शामिल है। इस संगठन की सालाना मीटिंग और प्रोग्राम भी किया जाता है, लेकिन इसे इतना खुफिया रखा जाता है कि मीटिंग में शामिल होने वाले किसी एक शख्स का नाम भी सामने नहीं आता। इन्हीं मीटिंग्स में खुफिया तौर पर पूरी दुनिया के सियासी और इकोनॉमिक हालात को कंट्रोल करने के प्लान पर डिस्कशन किया जाता है। ओक्लाहोमा शहर में होने वाले बम धमाके यूगोस्लाविया के अंदर जंगी हालात पैदा करने और साल 1990 में लंदन में होने वाले बम धमाकों के पीछे इसी ग्रुप का हाथ बताया जाता है। दुनिया भर के एनजीओ कैसे काम करेंगे, बैंक किस तरह से काम करेंगे, यहाँ तक कि कई देशों की सरकारें बनाने और सरकारें गिराने के अंदर भी इसी बिल्डरबर्ग ग्रुप के ही हाथ, पाँव, कान, नाक और फेफड़े शामिल बताए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कहा जाता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नजरिया भी इसी ग्रुप की सोची समझी साजिश है। लेकिन इन तमाम बातों के पीछे की सच्चाई क्या है, इस बारे में कोई पक्के तौर पर नहीं जानता। आखिरी और सातवां खुफिया संगठन है द सोसाइटी ऑफ जीसस। दोस्तों, यीशु अंजुमन या सोसाइटी ऑफ जीसस एक धार्मिक संगठन के तौर पर पहचानी जाती है। इस खुफिया संगठन का बज़ाहिर मकसद दुनिया भर में अपनी मान्यताओं को और अच्छे कामों को फैलाने का है। ये संगठन साल 1540 ईस्वी यानी आज से तकरीबन 500 साल पहले वजूद में आया। इस संगठन को बनाने वाले के तौर पर एक साबिका फौजी कमांडर इग्नेटियस ऑफ लोपोलो का नाम दिया जाता है, जबकि पूरे संगठन की बनावट में 6 और लोगों का भी नाम शामिल है। सोसाइटी ऑफ जीसस संगठन के इस वक्त दुनिया भर में 18,000 से भी ज्यादा मेंबर्स है। इस संगठन के मकसदों में ये शामिल था कि दुनिया में कैथोलिक और रोमन चर्च की तालीम को, उनके रस्म और रिवाज को आम किया जाएगा और लोगों में ऐसी सोच पैदा की जाएगी कि लोग मसीही और ईसाई नजरियात को मानेंगे और उसका प्रचार भी करेंगे। इसके अलावा इस संगठन को खैराती और तालीमी मकासद के लिए काम करने वाला संगठन भी कहा जाता है। सोसाइटी ऑफ जीसस संगठन को चूंकि एक फौजी कमांडर ने बनाया था, इसलिए इसके रूल्स बहुत ही सख्त होते हैं। किसी भी मेंबर को किसी भी वक्त कोई भी तरह का ऑर्डर दिया जाएगा और उस मेंबर को उस ऑर्डर पर हर कीमत पर अमल करना ही होगा। इस संगठन के मेंबर्स को खुदा का फौजी कहा जाता है। ये संगठन या सोसाइटी ऑफ जीसस आज भी अपने इस मिशन पर अमल कर रही है और दुनिया भर में इसके हजारों मेंबर्स भी मौजूद है। तो दोस्तों, इन रहस्यमयी और खुफिया सोसाइटीज के बारे में होने वाली चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, ये हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन इन संगठन के खुफिया कांड और कारनामे आज भी हमारे लिए बहुत से सवाल पैदा करते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।